नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी औरंगजेब नक्शबंदी। औरंगजेब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों को हम आज बता दें कि आज हम चर्चा करने वाले हैं मुंबई में होने वाली 2 दिवसीय इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की, जो कि कल से चालू हो रही है। बहुत कुछ विपक्ष को उम्मीदें हैं। क्या क्या एजेंडा है, इसके बारे में सबसे पहले औरंगजेब आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए नीरज, कल स्टार्ट हो जाएगी शाम को। उसके बाद अगले दिन भी चालू होगा। तो इसमें सबसे बड़ा ये एक मुद्दा जो रहेगा, एक तो लोगो अनवेल करना है। इंडिया अलायंस का एक लोगो बनेगा, उसको अनवेल इन्होंने बनाया हुआ है और वो अनवेल होगा, वो कल जारी होगा। दूसरा, पिछली मीटिंग में जब बेंगलुरु में मीटिंग थी तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि एक 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और जिसका एक जो हेड होंगे वो कन्वीनर होंगे। तो कल परसों जो भी जिस दिन भी, तो वो एक चुनना होगा, एक कन्वीनर चुनना होगा और 11 मेंबर की सदस्यता जो कमेटी है उसको सेटअप करना होगा, उसको बनाना, गठित करना पड़ेगा। तो ये दो तीन चीजें हैं। इसके अलावा सीट शेयरिंग पे जो, देखिए मेरा मानना है सीट शेयरिंग तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हम उसमें कई हम देखेंगे कि कई पार्टीज अपना उसमें वर्चस्व रखना चाहेंगे। कई पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में बोलेंगे कि मैं हम इतने लड़ेंगे, हम रूलिंग पार्टी है। तो ये कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है नीरज। इसमें काफी हम देखेंगे कि काफी चर्चाएं होंगी, काफी मीटिंग इस पे हो जाएंगी। लेकिन पहला डिस्कशन लगभग कल से स्टार्ट होगा इस पे, इसको लेके जनरल एक जो वहां के माहौल बन रहा है कि कम से कम अगर कुछ नहीं, अगर ज्यादा से ज्यादा 400 से 425 तक लड़े, 543 में से 420-25 के आसपास अपोजिशन अलायंस, इंडिया अलायंस जो है मिलजुल के लड़े तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये अब आगे चल के पता चलेगा कि फाइनली कितने सीटों पे एग्रीमेंट हो रहा है, कितनी सीटों पे इनका दोनों का, सब पार्टीज का आपस में गठजोड़ हो रहा है। अभी तो बस ये दो तीन मुद्दे अहम है नीरज। बाकी आप बताइए। पता है, कन्वीनर के मुद्दे पे भी सब कुछ उतना साफ नहीं है। कायदे से देखा जाए तो एक कन्वीनर होना चाहिए। हमेशा अब तक जितने भी गठबंधन रहे, हमने देखा है कि हमेशा एक ही कन्वीनर रहता है। इस बार ये लालू यादव ने यह बयान दिया, या बाकी लोगों ने भी इस तरीके से बयान दिया कि हो सकता है कि इस बार एक से ज्यादा कन्वीनर हो। इसका मतलब ये भी साफ साफ है कि जो भी कन्वीनर बनेगा उसके लिए कोई पीएम के उम्मीदवारी की गारंटी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज आप। हमने पीछे भी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि पीछे भी हमने जितने लायंस देखे, हमने उनका एक कन्वीनर देखा। अगर आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के कन्वीनर रह चुके हैं। तो लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं बने, जॉर्ज कन्वीनर फर्नांडिस भी रहे। रहे। बिल्कुल। जॉर्ज तो ऐसा ये है, देखिए अभी यहाँ जहां आपने कहा कि लालू यादव जो बोले, उन्होंने कहा कि हर स्टेट का होगा, तो ये खिचड़ी बन जाएगी। आपको एक कन्वीनर, एक फेस रखना होगा, जो जो जब मीटिंग चाहिए बुलानी पड़ेगी तो वो मीटिंग बुला सकते हैं। और जो आपस में इश्यूज हैं, जैसे देखिए आप देखेंगे कि कांग्रेस और तृणमूल का इशू है बंगाल में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस और लेफ्ट का केरला में को लेके है। तो इन इश्यूज को थ्रैश आउट करने के लिए एक आदमी आपको चाहिए, जो ये आपको बिठा दे आपस में और आपके साथ बातचीत करने के लिए वो एक मीडिएटर की तरह उभर आए। लेकिन अगर आपने स्टेट स्पेसिफिक कर दिया तो फिर खिचड़ी बनेगी, फिर ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। आपने एक और बात कही कि प्रधानमंत्री की कैंडिडेट की, वो मुझे लग रहा है कि इस मीटिंग, अभी उसके लिए कई और मीटिंग्स हमें तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा शायद कोई आसान काम नहीं। शायद शायद जिस तरीके की उम्मीदें जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होगा भी नहीं चुनाव तक या चुनाव के बाद तक भी। बट देखते हैं। एक और फॉर्मूला सुनने में आया था। वो फॉर्मूला ये है कि ये जानबूझ करके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की जा रही है, ताकि हर स्टेट के लीडर को
या हर पार्टी के लीडर को उम्मीद बंधी रहे और वो अपने आप को पीएम पोजीशन के लिए प्रोजेक्ट कर पाए। उससे क्या होगा कि वो अपने कोर वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लाइक अच्छे पोजीशन में होंगे। इस पे आपकी क्या राय है? अभी आपने बात की खिचड़ी की। मैं नीरज देखिए, हम अब 2000 के शुरुआत दौर में नहीं है, हम उससे 99 के दौर में नहीं है, हम 2020 और 23 में है आजकल। और जहां बहुत ही युवा आगे आज कल वोट करने देखते हैं हम कि जो ट्रेंड है युवाओं की, बहुत ज्यादा ट्रेंड होते, महिलाओं की ट्रेंड भी देखे हमने। आजकल जो लोग हैं वो चेहरा देखना पसंद करेंगे। देखिए, एक तरफ से आपके मोदी जी चेहरा है, आप देखेंगे, देखिए आज भी नरेंद्र मोदी भारत के पॉपुलर लीडर रहे हैं। अब आपको उनके खिलाफ अगर लड़ना, आप ये नहीं बोलेंगे कि जी हम जी 10 लोग हैं या है। लोग आपसे हमेशा सवाल करेंगे कि वो एक कैंडिडेट का नाम बताइए, उसका कैंडिडेट का चेहरा बताइए, जो मोदी वर्सेस हु होगा। अदरवाइज मोदी वर्सेस एवरीबॉडी तो नहीं चलेगा ना। आपको कोई ना कोई, आपको एक फेस देना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ये है, ए है, बी है, सी है, जो भी है, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक बहुत जो युवा पीढ़ी, उनमें क्लैरिटी है कि अगर ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी। उनके लिए आप कंफ्यूजन जितना ये करोगे कि नहीं हर एक अपना अपना कैंडिडेट बनेगा, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अंततः ये होगा कि एनडीए दोबारा वापस आ जाएगी, नरेंद्र मोदी वापस दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और बहुत ही अच्छे बहुमत, क्योंकि आपका एक वो रहेगा। ये मेरा मानना है, मेरा मानना है नीरज, कि आपका फिर वो रहेगा कि आप इस पोजीशन में तक नहीं पहुंचे कि एक अपना कैंडिडेट चुन ले कि हाँ जी ये हमारा फेस है, ये हमारे इनके अंडर हम लड़ेंगे और ये हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। अगर आप 20 पार्टी, 24 पार्टी, जितनी भी 26 पार्टीज है, वो ये तय नहीं कर पाएंगे, तो आगे चल के आप क्या करेंगे? तो एक खिचड़ी, जो मैं बार बार बोलता हूँ, आजकल खिचड़ी ज्यादा पसंद नहीं है। एक सीधा साधा ये साफ तरीके से होना चाहिए कि हाँ जी ये हमारे कैंडिडेट हैं। ये मेरा मानना है कि लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रखना पड़ेगा इनको, ताकि एक क्लैरिटी आए और एक कैंडिडेट का नाम सामने आना चाहिए। ये मेरा मानना है कि क्या ये करेंगे वो आगे देख के पता चल जाएगा। इसके पीछे की एक थ्योरी है औरंगजेब भाई। थ्योरी ये है कि लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर सरकार बनानी है तो कांग्रेस को 150 से 200 सीटों की कम से कम जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। इसके अलावा उनके बाकी सहयोगियों के लिए नंबर्स भी काफी स्ट्रांग होने चाहिए। अगर उसके बाद हर पार्टी ये कोशिश करेगी कि उसके जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ज्यादा वो निगोशिएशन बिल्कुल। निगोशिएटिंग पावर में होगा। अब आप ये देखिए कि 2-3 दिन पहले से जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनना चाहिए। सुनने में आया है कि वेस्ट बंगाल में ममता के नाम की होर्डिंग लग चुकी है और आज आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने अरविंद केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट बनाने की के लिए पिच किया। ये अलग बात है कि थोड़ी देर बाद ही अरविंद केजरीवाल की एक मंत्री है आतिशी मारलेना, उन्होंने आकर के खंडन किया। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के खास करके बात करें तो आगे पीछे करते रहते हैं। कोई एक स्टेटमेंट आकर के देता है। पिछले दिनों आपने बिल्कुल। देखा होगा अलका लांबा पंजाब में भी हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ये एक लॉजिक है। इस लॉजिक के पीछे की, अच्छा, इसके पीछे एक और लॉजिक है कि एक आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोट देता है, भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोट देता है, लेकिन वही आदमी, वही वोटर मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट देता है। राइट? क्योंकि उसको बिल्कुल। मालूम है कि अरविंद केजरीवाल तो पीएम बन नहीं सकते। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ये जाकर के पिच करते हैं कि मैं ही पीएम बन सकता हूं, तो शायद वो अपने वोटर को मोदी को वोट देने से रोक सकते हैं। लॉजिक यही है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए नीरज, अगर वो लॉजिक से चलेंगे तो फिर तो ये भी है कि जो वोटर अरविंद केजरीवाल को ये मानने को चला है कि हाँ इनको हमने मुख्यमंत्री बनाया, अब प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन वही वोटर, देखिए आजकल एक जो है कम्युनिकेशन के माध्यम बहुत ही ज्यादा है। आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ क्या हो रहा है।
उसी वोटर को पता चलेगा कि बिहार में नीतीश कुमार कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री, या नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और ममता बनर्जी के लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन रही है। तो ये, और कांग्रेस के लोग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं कि राहुल गांधी फॉर 2024, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। तो इस सारे इसमें ये होगा कि ये लोग सोचेंगे कि ये बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनके 10 पीएम कैंडिडेट है, और इनका कोई ऐसा फेस नहीं है, एक फेस जो स्ट्रांग फेस हो, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो जाए। इसीलिए ये कलेक्टिव लीडरशिप, हाँ कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ने की अलग बात है, लेकिन आप ये जाके अपने स्टेट में बोलोगे कि मैं प्रधानमंत्री, तो मेरे ख्याल से ये इट विल डिफीट द पर्पस। जिस पर्पस के लिए ये साथ आए हैं वही डिफीट हो जाएगा फिर। क्योंकि आजकल जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन के माध्यम बहुत सारे हैं। आपको 1 मिनट में पता चल जाता है बंगाल में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। तो लोगों से ज्यादा देर ये छुपने वाली बात नहीं है, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। एक भाई, लेकिन नीरज, इसी इसी कम्युनिकेशन के मैटर पे ही मैं आना चाहूंगा। कम्युनिकेशन के बिजनेस में हम ही है, पत्रकारिता भी कम्युनिकेशन का बिजनेस ही है। कुछ बिल्कुल। इन्फॉर्म्ड वोटर्स जो हैं उनको शायद सब चीजों का पता हो, लेकिन आपको भी मालूम है कि लार्ज लेवल पे आप आराम से कह सकते हैं कि शायद 70% वोटर्स को वो लोग वही मानते हैं जो उनके नेता कहते हैं। कईयों को तो पता भी नहीं होता। अब तो जमाना ऐसा आ गया है, पॉपुलैरिटी मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की इतनी ज्यादा हो गई है कि सबको मालूम होता है कि प्रधानमंत्री मोदी या मोदी कौन है। वरना अभी कुछ दिन पहले एक राजीव गांधी, सॉरी राजीव गांधी की बात कर दी मैंने, राहुल गांधी का जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था उस टाइम पे एक रेड बस और इप्सॉस ने मिलकर के एक सर्वे किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 महीने बीत जाने के बाद भी शायद 30 या 40% लोगों को ही मालूम था कि राजीव गांधी डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। तो ये तो न्यूज की बात कह रहा हूं मैं। जो छोटी मोटी बातें हैं लोगों को कंफ्यूजन में रखने की, खास करके लोग उन्हीं की बातें मानते हैं जो उनके नेता कहते हैं, जिनको वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और आपको मालूम है आजकल के जमाने में किस तरीके से कल्ट फॉलोइंग जो है वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है। वो तो मैं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा होता कि एक ब्लॉक के वो रहते, जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं उसमें उनको चुना जाता है, लेकिन यहाँ पे 15 लीडर्स हैं और सारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी ना। तो जब आपके पास 15-10 और प्रधानमंत्री है, 14 और प्रधानमंत्री है, तो 15वां भी ये कह रहा है कि मैं भी प्रधानमंत्री है, तो लोगों को कहीं ना कहीं नीरज ये भी समझ आता है कि ये सब ऐसा ही है। जैसे आपने कहा कि अगर गठबंधन का, इस इंडिया अलायंस के जीतने का कोई चांस है, तो इससे इसका तभी बन सकता है जब कांग्रेस 150 तक पहुंच जाए। और अगर कांग्रेस 150 तक पहुंच जाती है तो वो क्लेम करेगी ऑटोमेटिकली इस पोजीशन को। जी ये नेचुरल है। या तो इसमें इन सबको ये मालूम है कि अगर कांग्रेस 150, तो वो फिर हमें ये कहेंगे कि भाई आप तो सपोर्टिंग पार्टीज है, हम तो लीड रोल में हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट मंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री तो हम ही है। तो ये सब इनको मालूम। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है जो कि बहुत सारे गठबंधन वाले भी ये चाहेंगे कि इस पे क्लैरिटी हो सकता है अभी नहीं, लेकिन आगे को चल के, ताकि वो ये करा के रख दे कि हाँ जी इसमें कौन आगे का फिर चेहरा कौन रहेगा। और देखिए एक चीज और है, कांग्रेस के होते हुए बहुत सारी पार्टी जो है वो आ नहीं रही है। हमने बीआरएस देखी, बीआरएस भी नहीं आ रही है। जगन तो खैर अब बीजेपी की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टीज कांग्रेस की वजह से नहीं आ रही। हम पहले आम आदमी पार्टी नहीं आ रही थी। तो ये एक मुद्दा रहेगा कि अगर कांग्रेस का फेस रहा तो क्या रहेगा रिएक्शन। फिर तो हमने लास्ट मीटिंग में नीरज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेंगलुरु में जैसे ही बात हुई कि कन्वीनर अभी नहीं था, तो नीतीश कुमार तो उठ के चले गए नीरज। जी। लेकिन आप गुस्से एक हो बात गए थे, बताइए, नाराज हो आपको गए थे। आपको कहीं ऐसी उम्मीद नहीं है कि हो सकता है कि तेलंगाना के चुनाव के बाद बीआरएस इस इंडिया ब्लॉक में शामिल हो जाए? तेलंगाना के चुनाव के बाद जी देखिए उनका वो केसीआर बहुत ही शातिर पॉलिटिशियन है। अगर उनको लगेगा कि यहाँ थोड़ा सा पलड़ा भारी है तो वो आ जाएंगे, लेकिन अगर उनको लगेगा, क्योंकि आप ये भी देखिए कि उनके
वो आपस में काफी मुसीबतों में घिरे भी हैं। उनकी फैमिली, उनकी बेटी, जी जिनका ईडी का केस चल रहा है, लिकर स्कैम में उनका नाम आया हुआ है। तो ऐसा नहीं, वो भी अपने पत्ते बहुत तरीके से खेलेंगे। वो देखेंगे कि किस तरह का रुख या हवा किस तरफ जा रही है। मुझे लग रहा है कि वो अपना जो फैसला है किस तरफ जाने का, वो अपने चुनाव के बाद करेंगे। और अगर उनको लगेगा कि कांग्रेस की हवा थोड़ा बन रही है इंडिया अलायंस की, तो वो आ जाएंगे बेशक। एक पॉसिबल सिनारियो की बात करते हैं। अभी हमने बात की कि 150 सीटें कांग्रेस को आ जाती हैं तो कांग्रेस पीएम पोजीशन पे क्लेम करने के स्थिति में आ जाएगी। क्या जी, होगा अगर कांग्रेस को केवल 80 सीटें मिलती हैं? क्योंकि ठीक है। अभी वो 50 पे हैं। 50 से किसी का परफॉर्मेंस बहुत सुधर सकता है, तो हम मान के चलते हैं कि 50 से 80, 50 से 150 का फासला बहुत लंबा है। बहरहाल बिल्कुल। मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं। ऐसे जी, सिचुएशन में अगर पौंडीचेरी को मिला करके स्टालिन को मान लीजिए कि तकरीबन 40 सीटें मिल जाती या जी, 38 सीटें मिल जाती, जी, ऐसे कंडीशन में स्टालिन भी क्लेम कर सकते हैं कि मैं पीएम बनूंगा, क्योंकि शायद बिल्कुल, उनके बगैर सरकार संभव नहीं है। बिल्कुल। उसी तरीके से अगर ममता सारी सीटें अपने नाम पे चुनाव लड़के वो जीत लेती हैं और उनके सपोर्टर्स उनको जिता देते हैं कि यार ममता को पीएम बनाया जा सकता है, और ममता के पास मान लीजिए कि कुछ दूसरे आसपास के स्टेट्स और पश्चिम बंगाल को मिला करके अगर 30 सीटें भी आ जाती हैं, वो भी एक स्ट्रांग पोजीशन में होंगी। सो मेरे ख्याल से अभी ये दो कंटेंडर्स जो हैं वो बहुत ही सॉलिड कंटेंडर्स लग रहे हैं। तो नीरज, जो आप कह रहे हैं, तो उसमें एक पॉसिबल सिनेरियो ये मान के चलिए कि फिर हम एक और देवेगौड़ा को देखेंगे फिर। जी, तो वही सवाल वही था। शायद इस वजह से पीएम कैंडिडेट घोषित करना बेसिकली ठीक होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते, बट मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक बचेगा एक नाम की घोषणा करने से। जो नहीं, आपके हिसाब वो से फेटल होगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल का मैं जो देख रहा हूँ, जो नई पीढ़ी में जो एक ट्रेंड है, या जो अब आप लोग जानना चाहते हैं कि वो फेस देखना चाहते हैं। वो देखिए, आप स्टेट इलेक्शन को भी देखिए गौर से। हर इलेक्शन में पता होता है ये है। हाँ, हिमाचल की बात अलग थी क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, तो वो चाह रहे थे कि ये हटे, कोई भी आ जाए। जी लेकिन जहां नेक एंड नेक है, वहां आप देखेंगे कि उत्तराखंड में जहां हरीश रावत का ये कांग्रेस का आना तय था, द डे ये लगा कि कंफ्यूजन है, काफी लोगों ने कहा कि हरीश रावत बनने वाले हैं, तो उसी दिन वो हार गए। सो जी कई जगह ये इसका डबल एज स्वॉर्ड है। कई जगह ये चलता है, कई जगह ये नहीं चलता। लेकिन आमतौर पे एक क्लैरिटी होना आजकल की जो पॉलिटिक्स में बहुत फायदेमंद ही रहती है। इसके नुकसानात भी होंगे कहीं। आपको कैंडिडेट पसंद है, जैसे राहुल गांधी, अगर आप देखेंगे, मेरा ये मानना है कि अगर आप राहुल गांधी को अभी प्रोजेक्ट करोगे, क्या वो उस वहां तक पहुंच चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके? तो मेरा मानना है अभी के टाइम पे बिल्कुल नहीं। चलिए, हम आज के चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आने वाला 2 दिन। मेरे ख्याल से हर बात जो निकलेगी उसका एक बढ़िया सा विश्लेषण होगा। बिल्कुल, सारी मीडिया और सारे देश की नजर उस पर लगी रहेगी कि क्या होता बिल्कुल, है आने वाले 2 दिनों में मुंबई में, और किस तरीके से अपोजिशन यूनिटी शेप लेती है। क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। हम ये नहीं कह सकते कि ऑलरेडी शेप ले चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 6-7 पार्टियां और ज्वाइन करेंगी। उसमें से ये भी हो सकता है कि एनडीए से भी निकल के आए। बात चल रही थी कि शिरोमणि अकाली दल को न्योता भेजा गया है, उन्होंने मना कर दिया है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, बहरहाल फिर जुड़ेंगे कल इस मुद्दे पे दर्शकों से। बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब। धन्यवाद। धन्यवाद।